नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे बाई इलेक्शन के चुनाव नतीजों को। आज पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में हुए बाई इलेक्शन के नतीजे आए। 29 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने चारों सीटें बड़े मार्जिन से जीत ली। असम की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव एक तरफा रहा। यहां सारी की सारी 5 सीटें एनडीए के अलायंस ने जीती। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की पकड़ मजबूत हुई। यहां 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने लोकसभा की सीट के साथ साथ असेंबली की 2 सीटें जीती, जबकि विधानसभा की 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। राजस्थान में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली। हिमाचल में 1 लोकसभा और 3 असेंबली सीटों पर चुनाव हुआ और ये सारी की सारी सीटें कांग्रेस ने जीती, क्लीन स्वीप हुई। कर्नाटक में बीजेपी 1 सीट हार गई, 1 जीती। बिहार में 2 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, दोनों सीटों पर जेडीयू जीती, लेकिन दोनों जगह कांटे की टक्कर रही। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट दादर नगर हवेली लोकसभा सीट का रहा, जहां शिवसेना ने बाजी मार ली। लेकिन बाई इलेक्शन में बात सिर्फ सीटों की नहीं है, किसने कितनी सीटें जीती इसके ज्यादा मायने नहीं है। ज्यादा मायने इस बात के हैं कि किसने कौन सी सीट जीती, कौन सी सीट किसके पास पहले से थी और किसके ज्यादा सीटों के जीतने का उस राज्य की राजनीति पर क्या असर होगा। जैसे बिहार में लालू यादव को उम्मीद थी कि वो अगर बाई इलेक्शन में दोनों सीटें जीत गए तो नीतीश कुमार की नाक में दम कर देंगे, सरकार भी गिरा सकते हैं। ममता बनर्जी ने सारी सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीती। इनमें वो सीटें भी शामिल हैं जो 6 महीने पहले बीजेपी ने जीती थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने वो सीट जीत ली जहां बीजेपी को जीतने की कभी कोई उम्मीद नहीं होती थी। हिमाचल में बीजेपी की बुरी तरह हार हुई, जितनी सीटों पर लड़े सब पर हारे। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा हार महंगाई की वजह से हुई। शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र के बाहर लोकसभा की कोई 1 सीट जीती। असम में नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सारी सीटें जीत ली। यह साबित कर दिया उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने कोई गलती नहीं की। लेकिन कर्नाटक में जिस मुंबई को बीजेपी ने थोड़े दिन पहले चीफ मिनिस्टर बनाया था, वो अपने ही इलाके में विधानसभा की 1 सीट हार गए। तो एक एक करके हम इन राज्यों के चुनावों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार से इसलिए क्योंकि बिहार में बाई इलेक्शन नतीजे सरकार का गणित गड़बड़ा सकते थे। लालू यादव का दावा था कि वो नीतीश कुमार की सरकार का विसर्जन करने आए हैं। सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन इन सीटों के नतीजे सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकते थे। 1 साल पहले दोनों सीटें जेडीयू ने जीती थी, लेकिन अगर बाई इलेक्शन में आरजेडी दोनों सीटें जीत जाती तो नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश को चिंता इसलिए ज्यादा थी क्योंकि इस बार लालू यादव भी बिहार में थे, जेल से बाहर थे, कैंपेन कर रहे थे। लालू ने पूरा जोर भी लगाया, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। हालांकि टक्कर कांटे की हुई। काउंटिंग शुरू होने से खत्म होने तक हार जीत पर कशमकश चलती रही। काउंटिंग शुरू होते ही जेडीयू और आरजेडी ने 1-1 सीट पर बढ़त बना ली थी। कुशेश्वर सीट पर जेडीयू की बढ़त आखिर तक बनी रही, लेकिन तारापुर सीट पर काफी उतार चढ़ाव हुए। कई राउंड्स तक तारापुर से आरजेडी आगे थी, लेकिन आखिरी के राउंड्स में जीत जेडीयू की हुई। जेडीयू ने दोनों सीटें जीत ली। तारापुर में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के अरुण कुमार को हराया। कुशेश्वर में जेडीयू के अमन भूषण हजारी ने आरजेडी के गणेश भारती को हराया। अब नोट करने वाली बात यह कि इन सीटों पर कांग्रेस को चिराग पासवान की पार्टी से भी कम वोट मिले। दोनों सीट पर एनडीए की जीत हुई है, जो जेडीयू उम्मीदवार जीते हैं वहां, और महागठबंधन जो उनका कहा जाता था उसमें महाफूट हुई और दोनों सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। तो कांग्रेस पार्टी बिहार को लगता है राहुल गांधी जी भूल जाते हैं कि बिहार के नतीजों को देखते ही नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसके काम पर मुहर है। यहाँ बेहतरीन काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत घेरने की साजिश हुई,
तारापुर और कुशेश्वर स्थान में बहुत भ्रम फैलाने की साजिश हुई, लेकिन दोनों सीट जीतकर ये संदेश हो गया कि 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जब काउंटिंग चल रही थी, जिस वक्त आरजेडी आगे चल रही थी, उस वक्त तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की थी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बोले थे। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजस्वी का या लालू यादव का कोई बयान नहीं आया। हालांकि मौका मिला तो तेज प्रताप यादव बोले, बड़े बेटे जो लालू से और तेजस्वी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को साथ लेकर चलना चाहिए था। तेजस्वी के सलाहकारों ने चुनाव हरवा दिया। जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी जैसे नेता पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। हमने सब तो शुरू से ही सबको बोला है कि सबको लेकर के चलने का हमको काम करना है, लेकिन राजद में आप देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में किस तरीके से तेजस्वी को लेकर के गए हैं लोग कुशेश्वर स्थान, और हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेके जाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि और कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है, कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है और जीतना है, तो हम लोगों को सबको लेकर के चलने का काम करना है। और कांग्रेस जो है शुरू से हम लोग का सहयोगी रहा है, हम लोग उसके सहयोगी रहे हैं शुरू से। और सोनिया गांधी जी से भी लगातार पिताजी की बातचीत होते रहती है, और इस चुनाव के दौरान भी पिताजी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी जी की बातचीत लगातार। और हम तो कांग्रेस को शुरू से ही लेकर चलने का काम किए हैं। और संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा वो हम भली भांति जानते हैं। और अभी शिवानंद तिवारी अभी पिताजी के साथ भोजन पा रहे थे, जिस थाली में खाते हैं उसी को बूढ़ा बाला ये लोग बोलने का काम करते हैं। ये लोग आए थे केवल मजा लेने के लिए आते हैं ये लोग, और पार्टी से पॉलिटिक्स से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। पार्टी को बर्बाद करने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बाई इलेक्शन के नतीजों का सबसे बड़ा सेटबैक लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए है। वो मानकर बैठे थे कि नीतीश कुमार से बिहार के लोग नाराज हैं और आरजेडी ये दोनों सीटें आसानी से जीत जाएगी। और अगर वाकई में आरजेडी ये 2 सीटें जीत जाती तो लालू नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की कोशिश करते। रोज खबरें आती हैं कि वो जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी के लगातार संपर्क में थे। ये दोनों सहयोगी दल हैं जेडीयू के। लेकिन जेडीयू ने दोनों सीटें जीतकर लालू और तेजस्वी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चूंकि अब यह तय हो गया कि नीतीश की सरकार आराम से चलेगी, ज्यादा खतरा नहीं है, इसलिए अब आरजेडी को अपने विधायकों को एकजुट रखना जरा मुश्किल हो जाएगा। यह बड़ी चुनौती होगी। एक मुश्किल यह भी है कि बाई इलेक्शन में भले ही कांग्रेस की हालत खराब हुई हो, लेकिन इससे आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में दरार आई है। इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। कुल मिलाकर बिहार में बाई इलेक्शन सिर्फ 2 सीटों का था, लेकिन इसका असर दूर तक होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी जीत का सिलसिला टूटने नहीं दिया। बाई इलेक्शन में लोकसभा सीट के साथ साथ विधानसभा की वो सीट जीती जो बीजेपी के लिए सबसे कमजोर सीट मानी जाती थी। मध्य प्रदेश में असेंबली की 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी को मिली। जोबट सीट बीजेपी की सुलोचना रावत ने जीती। पृथ्वीपुर से बीजेपी के शिशुपाल सिंह यादव जीते। कांग्रेस ने रैगांव सीट पर कब्जा किया। यहां से कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट बड़े मार्जिन से जीती। बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के राजनारायण सिंह को 81,000 से ज्यादा वोटों से हराया। शिवराज सिंह चौहान ने बाई इलेक्शन में जबरदस्त मेहनत की थी। एक सीट पर गए, अपनी सरकार के काम गिनाए और लोगों ने भी उनका समर्थन किया। आज शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने उनकी होली दिवाली दोनों मनवा दी है। असल में जोबट और पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। यहां से बीजेपी के जीतने की संभावना कम थी। इसीलिए आज के चुनाव नतीजों के बाद शिवराज ने कहा कि जिन 2 असेंबली सीटों पर बीजेपी जीती है वो चमत्कार से कम नहीं है। जब जनता की कृपा बरसती है तो होली और दिवाली सब मन जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह का प्रदर्शन और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा का फिर से प्रकटीकरण हुआ है। जनता उनको श्रद्धा से देखती है, उनके पीछे चलती है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, उन कामों पर मोहर लगी है। और 2 तो ऐसी सीटें थी जो सपने में कोई नहीं सोचता था कि भाजपा जीतेगी। मुझे ही लोग कहते थे कहाँ हाथ पांव मार रहे, पृथ्वी पर तो कभी जीते ही नहीं, और वहां तो सहानुभूति लहर है, कुछ हो गई नहीं। और जोबट में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ट्राइबल खड़ा है, 90% से ज्यादा ट्राइबल वोट है, वहां क्या जीतोगे। सचमुच में ये 2 विजय चमत्कार है। विश्वास जो था ये रैगांव में कैसे चूका? 31 सालों से आपकी सीट रही है लगातार, रैगांव में क्या कमी रह गई? जब भी हम जीते ट्रायंगुलर फाइट में जीते, हमेशा बसपा की उपस्थिति रही। एक बार वहां बसपा जीती, एक बार भाजपा जीती, 5 बार कांग्रेस जीती, मतलब 6 हारे हम एक तरह से। लेकिन विधानसभा में इसलिए जीतते थे कि बसपा होती थी तो ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी जीत जाती थी। इस बार बसपा अनुपस्थित रही, इसलिए सीधा मुकाबला हो गया। लेकिन बाकी और क्या कारण, उसकी गहराई में भी हम जाएंगे। बाई इलेक्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी पर निजी अटैक किए थे। शिवराज सिंह चौहान का मजाक उड़ाया था। आज जीत के बाद शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जवाब दिया। शिवराज ने कहा कि हवा में उड़ने से कुछ नहीं होता। मुझे कहा गया मैं एक्टर हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर के पीछे पूरा देश चल रहा है कमलनाथ जी, ये कहने से क्या होगा, डायरेक्टर है। मोदी जी का पूरा देश श्रद्धा की दृष्टि से देखता, देश उनके पीछे चल रहा है। शिवराज का मजाक उड़ा दो, एक्टर है, एक्टर है, एक्टर है, नारियल फोड़ता रहता है। हम विकास करते तो नारियल फोड़ते हैं। मैं कमलनाथ जी को यही कहना चाहता हूं, ये एक्टर, डायरेक्टर, मास्टर, ये कहने से कुछ नहीं होगा। हवा में मत उड़ो, जमीन पे भी तो उतरो, जमीनी सच्चाई जानो। मामा को गाली देने से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। कमलनाथ जी, आप जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करेंगे तो हो सकता है कभी कुछ फायदा जमीन पे आपको मिले। आप तो हवा में उड़ते रहते हैं, बस आरोप लगाने और गाली देने से कुछ नहीं होगा। काम तो जमीन पे करना पड़ता है। कांग्रेस की करारी हार हुई तो कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला प्रशासन और पैसे से भी था। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की बुरी हार नहीं हुई है, कांग्रेस ने जीत का मार्जिन कम कर दिया है। हमारा मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं था, हमारा मुकाबला प्रशासन, पुलिस और पैसे से था, और उससे ही मैं सोचता हूं बीजेपी की जीत हुई है। 2021 में 4 चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें से 2 कांग्रेस जीती है और 2 बीजेपी जीती है। तो ये कह देना कि कांग्रेस की बुरी हार है, ये गलत होगा। खंडवा में जहां हम 2,70,000 से हारे थे, अब हम लगभग 70,000 से हारे हैं। जो मेकअप किया है, जो प्रतिशत, जो मोदी जी के छवि में गिरावट आई है, इसको भी हमें गंभीरता से देखना चाहिए। 31 साल बाद जहां शुद्ध कैंडिडेट बीजेपी का था, वहाँ हम जीते हैं, वो एक इतिहास बनाया और अच्छी वोटों से जीते हैं। तो ये पूरे विंध्य को प्रभावित करेगा, और इस चुनाव के परिणाम से मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी भारी जीत होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान की बात सही है कि इस बाई इलेक्शन में उनके ऊपर निजी हमले हुए, विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ तो ज्यादातर पब्लिक मीटिंग में कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। बाई इलेक्शन के बाद शिवराज सिंह को दिल्ली बुला लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लोगों के बीच जमीन से जुड़े नेता की छवि, लोगों के बीच पर्सनल कनेक्ट, सरल स्वभाव, ऐसे मुख्यमंत्री की छवि शिवराज सिंह चौहान के लिए काम आ गई। विपक्ष के आरोपों का ज्यादा असर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन के नतीजों को दूसरे नजरिए से देखा जा सकता है। असल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसान आंदोलन का मुद्दा बनाया था, कृषि कानूनों का हवाला देकर बीजेपी को किसान विरोधी बताया था। कांग्रेस के नेता शिवराज सिंह चौहान की सरकार को दलित और आदिवासी विरोधी बता रहे थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जोबट सीट पर भी जीत दर्ज की, जो आदिवासी बहुल सीट है। यहां 90% आबादी आदिवासियों की है, शेड्यूल ट्राइब है। 70 साल में यह दूसरा मौका है जब इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, और यह बड़ी बात है। इसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को यानी विरोधी दल को एक सीट मिल भी गई, लेकिन बंगाल में ममपी की जीत हुई है, और यह बड़ी बात है। विरोधी दल को एक सीट मिल भी गई,
लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और ममता ने सारी की सारी सीटें जीत ली। विरोधियों की जमानत तक जब्त हो गई। ममता बनर्जी ने वो 4 सीटें जीत ली जो असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने उनसे छीन ली थी। दिनहाटा, नदिया की शांतिपुर, उत्तर 24 परगना की खरदा और दक्षिण कांग्रेस को भारी जीत मिली। आज जब वोटों की गिनती चल रही थी तो ट्रेंड देखकर मुझे भी हैरानी हुई। कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और करीब करीब ऐसा ही हुआ। दिनहाटा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उदयन गुहा ने 1,63,000 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की। ऐसे मार्जिन तो लोकसभा के चुनाव में होते हैं। मतलब अकेले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को 84% से ज्यादा वोट मिले। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में दिनहाटा सीट बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रामाणिक बाद से इस्तीफा दे दिया। शांतिपुर सीट भी तृणमूल कांग्रेस ने 64,000 से ज्यादा वोटों से जीती। 6 महीने पहले इसी सीट से बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार जीते थे, लेकिन जगन्नाथ सरकार ने भी विधानसभा की मेंबरशिप छोड़ दी थी। इसी तरह गोसावा सीट पर ममता की पार्टी के सुब्रत मंडल ने 1,43,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस 87%। खरदा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के शोभन देव 93,000 से ज्यादा वोट से जीते। इन 4 70% टीएमसी को मिला। बीजेपी को सिर्फ 14% वोट मिले। बंगाल की 4 ममता बनर्जी ने लिखा, यह जीत जनता की जीत है। उन्होंने लिखा, इस जीत से पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनेगा। ममता ने जो लाइन सेट की, उनकी पार्टी के नेताओं ने उसी लाइन पर बयान दिए। सौगत रॉय ने कहा, यह तो होना ही था, यही एक्सपेक्टेड था। बीजेपी की हार देश के लिए शुभ है। ये जीत वॉज एक्सपेक्टेड। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते, यही हुआ। ये अच्छा है। बीजेपी, ये हम आशा कर रहे थे, और बीजेपी जितना पीछे जाएगा वो लोकतंत्र के लिए भला होगा। लोग बहुत नाराज हैं बीजेपी पर, मोदी पर, उनको सरकार पर। इसी का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ नहीं होगा। हमारा पार्टी का निर्देश है, पोस्टल बैलेंस नहीं होना चाहिए। हमारा कैंडिडेट सभी कर्मियों को बताए हैं कि कुछ घटना नहीं होना चाहिए, कुछ घटना होगा भी नहीं। वैसे बीजेपी ने ताकत तो पूरी लगाई थी, लेकिन नतीजा क्या होने वाला है, यह बीजेपी के नेताओं को भी एहसास था। आज बाई इलेक्शन के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ममता के राज में विरोधी दलों के लोग पर्चा तो भरते हैं, लेकिन कैंपेन करने के बाद थानों और अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि सरकार इतने फर्जी मुकदमे लगा देती है कि कैंपेन करने का वक्त ही नहीं मिलता। बीजेपी के एक और बड़े नेता दिलीप घोष ने तो इससे भी आगे की बात कही। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी को चुनाव पुलिस ने जितवाया, लोगों को डरा धमकाकर वोट डलवाए गए। हर बार यहाँ बाई इलेक्शन ऐसे ही होता है, पुलिस वोट कराती है। जहाँ हमारे कैंडिडेट को अपना बोलिंग करने नहीं दिया जाता है, जहाँ बीजेपी को ना गाड़ी देते हैं, ना माइक देते हैं, ना रहने के लिए होटल देते हैं, और वहाँ पर ऐसा ही रिजल्ट होता है, क्योंकि सामान्य जनों का जो इच्छा वो प्रतिफलित नहीं होती है, एक तरफा होता है वोटिंग वहाँ। लेकिन क्या लगता है कि निष्पक्ष वोटिंग हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं होता है कभी निष्पक्ष वोटिंग। इसके पहले भी जहाँ हम लोग बाई इलेक्शन हार गए थे, जनरल इलेक्शन में सब सीट जीते थे, तो बाई इलेक्शन यहाँ जबरदस्ती कराया जाता है, और वही हुआ है। नहीं तो सबसे बड़ा नेता जो है, उनका जितना लीड आया है, और जिन नेताओं को जानता नहीं, उनसे डबल लीड से वो जीते हैं। अब यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है, इसलिए बीजेपी के नेता इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, और आमतौर पर यही होता है। लेकिन पिछले 6 महीने से बंगाल में जो दिखाई दे रहा है और आज जो चुनाव के नतीजे आए, उन्हें देखकर एक बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ममता की पार्टी की जीत बहुत बड़ी है और इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी।
2 सीटें तो बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई थी और बाकी सीटें बीजेपी के विधायकों के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के कारण खाली हुई थी। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बंगाल में ममता की लहर के बाद भी 5 महीने पहले बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई? बात सीधी है, सच्ची है। लोकप्रियता के साथ साथ ममता का खौफ भी है, ममता की पार्टी का डर भी है, तृणमूल कांग्रेस के काडर का भय है। ममता की सरकार बनने के बाद जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद चुनाव के दौरान बीजेपी का साथ देने वाले लोगों की जिस तरह से हत्या हुई, जिस तरह से उन पर हमले हुए, उससे लोगों में डर तो बैठा। फिर एक के बाद एक जो नेता बीजेपी में थे वो बीजेपी को छोड़कर वापस तृणमूल कांग्रेस में जाने लगे। तो सब जानते हैं कि बंगाल में अगले 5 साल तक सरकार को ममता की है, जबरदस्त मेजॉरिटी उनके पास है। ममता को नाराज करना तो ठीक नहीं है, इसीलिए ममता की पार्टी को एक तरफा जीत मिली है। वरना किसी पार्टी के उम्मीदवार को 87% वोट मिले, यह बहुत कम होता है। हालांकि बाई इलेक्शन में इसी तरह एक तरफा नतीजे असम में बीजेपी के पक्ष में आए। 5 सीटों पर चुनाव हुए, 5 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। पश्चिम बंगाल की तरह असम में भी बाई इलेक्शन के नतीजे एक तरफा थे, सभी सीटें एनडीए ने जीती। लेकिन बंगाल और असम के नतीजों में एक बेसिक फर्क यह है कि वोटिंग एक तरफा नहीं हुई। वोटर्स ने एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा जताया। 5 में से 3 सीटें भवानीपुर, मरियानी और थोरा पर बीजेपी जीती, जबकि 2 सीटें गोसाईगांव और तमुलपुर पर बीजेपी के सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल की जीत हुई। और नोट करने वाली बात यह कि असम में कांग्रेस मुख्य विरोधी दल है, लेकिन तमुलपुर में कांग्रेस का उम्मीदवार 4थे नंबर पर और थोरा में 3रे नंबर पर रहा। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को 10% वोट भी नहीं मिले। असम में बाई इलेक्शन के नतीजे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए बड़ी जीत है। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा को दिया। Today's electoral victory in Assam in 5 seats, it is not a normal victory because in every seats we got victory margins which we could not achieve even during the general election. In some of the constituency we have seen margins which have never been seen by the political history of those particular constituency. People of Northeast has once again reposed their faith in the leadership of Prime Minister's visionary policies. Coming back to Assam, this is truly a victory of the Prime Minister's development initiative for the state of Assam. इन बाई इलेक्शन के नतीजों से असम की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमंता की सरकार पहले से मजबूत है, उनके पास जबरदस्त मेजॉरिटी है, लेकिन इन नतीजों से हिमंता बिस्वा शर्मा का सियासी कद जरूर बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा। हिमंता 6 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। 5 साल असम की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। इस बार बीजेपी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया। वो ममता बनर्जी की तरह मजबूत और जमीन से जुड़े नेता हैं। ममता और हिमंता दोनों का बैकग्राउंड कांग्रेस का है, लेकिन ममता और हिमंता में एक बुनियादी फर्क है। ममता एकला चलो में भरोसा करती हैं और हिमंता सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। ममता ने बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन हिमंता ने कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए समान विचार वाले सभी छोटे दलों को एकजुट किया। इसलिए मुझे लगता है कि बंगाल में भले ही ममता को वोट ज्यादा मिले हो, लेकिन जीत हिमंता की ज्यादा बड़ी है। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में अपना राजनीतिक कौशल स्थापित किया, वैसे ही राजस्थान में अशोक गहलोत ने दिखा दिया कि उन्हें राजनीति में जादूगर क्यों कहा जाता है। राजस्थान में धरियावद और बल्लभनगर 2 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे। दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती।
इंटरेस्टिंग बात यह कि दोनों जगह निर्दलीय उम्मीदवारों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। जहां तक कि निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा वोट लेकर आए, यह और आश्चर्य की बात है। पहले आपको धैर्यवत सीट के बारे में बताता हूं। यहां कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में मुकाबला हुआ। कांग्रेस के नगराज मणि ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थावरचंद को 18,725 वोटों के मार्जिन से हराया। बीजेपी उम्मीदवार खेत सिंह तीसरे नंबर पर रहे। वल्लभनगर की सीट पर तो बीजेपी का हाल और बुरा हुआ। यहां कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में टक्कर हुई। कांग्रेस की प्रीति शक्तावत ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को 20,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। यहां निर्दलीय तीसरे नंबर पर थे और बीजेपी चौथे नंबर पर रही। 2 सीटों पर बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने एक सीट बीजेपी से छीनी है, जबकि एक सीट बरकरार रखी है। इस तरह कांग्रेस को एक सीट का फायदा हुआ। बीजेपी का जो घमंड है उससे लोग नफरत करने लगे हैं, और घमंड की भाषा, स्टेट लीडरशिप का झूठ, और ये मानकर चलिए इस वक्त राजस्थान में गहलोत सरकार और मोदी सरकार की तुलना करके लोगों ने वोट दिया। गहलोत सरकार पास हो गई, मोदी सरकार फेल हो गई। लोग बात करते थे केंद्र के झूठ की। अब देखिए पॉलिटिक्स में गैप नहीं चलेगा। ये जो बीजेपी की लीडरशिप सेंटर की जो दूर हो रही है, राजस्थान की लीडरशिप जो झूठ बोलती है, तो जैसे कहा था गैस सिलेंडर की सब्सिडी कौन खत्म कराएगा, परमानेंट ही खत्म कर दी उन्होंने। 1 करोड़ लोग चाहते थे सब्सिडी खत्म करने के लिए, अप्लाई किया, उन्होंने 125 करोड़ की सब्सिडी खत्म कर दी 1 करोड़ के बहाने से। और सुन लेना आप, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हानि लाभ यश अपयश जय पराजय सब विधि हाथ है, और विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। सुदर्शन चक्र वाला भगवान कृष्ण इस वक्त हमारे साथ है। सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद राहुल गांधी के ऊपर है, राम का आशीर्वाद राहुल गांधी के ऊपर है, क्योंकि राहुल गांधी खुद के लिए नहीं लड़ रहा, देश के लिए लड़ रहा है। अशोक गहलोत ने 2 सीटों पर चुनाव जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की है। सचिन पायलट उन्हें जो टेंशन दे रहे थे वो थोड़ी बहुत कम जरूर होगी। और यह भी सही है कि बीजेपी को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने उसकी एक सीट छीनी है। बाई इलेक्शन के नतीजों का इससे ज्यादा मतलब निकालना ठीक नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हुई हिमाचल के नतीजों को देखकर। हिमाचल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, करारी हार हुई। हिमाचल में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और बीजेपी सारी की सारी सीटों पर हार गई। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर अपने होम डिस्ट्रिक्ट मंडी की लोकसभा सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से एक बार फिर छीन ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडी लोकसभा सीट बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने जीती थी। उनके निधन के बाद सीट खाली हुई। कांग्रेस ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को कैंडिडेट बनाया। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया और इसके साथ साथ हिमाचल की 3 विधानसभा सीटें अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई पर भी बीजेपी की हार हुई। हालांकि अर्की और फतेहपुर विधानसभा सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ही जीती थी, कांग्रेस के पास थी। इस तरह देखें तो कांग्रेस ने 2 सीटें अपने पास बरकरार रखी हैं, जबकि 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट बीजेपी से छीन ली है। सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला नतीजा मंडी लोकसभा सीट का है, क्योंकि इस सीट पर इलेक्शन की कमान खुद चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने अपने हाथ में ली हुई थी। आज चुनाव नतीजा आने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से महंगाई को मुद्दा बनाया उसका बीजेपी को नुकसान हुआ। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं कह रहा हूं कि क्या क्या फैक्टर्स रहे, इसमें एकदम हम कंक्लूड कर लें या निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, वो उचित नहीं होगा। हिमाचल के बाई इलेक्शन को विधानसभा चुनाव का ट्रेलर कहा जा रहा था। अगले साल हिमाचल में चुनाव होने हैं और ट्रेलर में बीजेपी की हार न जयराम ठाकुर के लिए शुभ संकेत है न बीजेपी के लिए। मंडी सीट के लिए कहा जा सकता है कि वो वीरभद्र सिंह की परंपरागत सीट रही है।
उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को सहानुभूति का वोट मिला। लेकिन यह भी सही है कि मंडी चीफ मिनिस्टर का अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां वो चुनाव हार जाएं तो यह सामान्य बात नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जहां तक विधानसभा सीटों का सवाल है तो जो फिगर्स बीजेपी के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि जिन 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए उनमें कांग्रेस को 49% 49% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 28% वोट मिले। लेकिन जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि महंगाई ने मार डाला। चुनावों में हार से ज्यादा यह बयान जयराम ठाकुर के लिए मुसीबत बन सकता है। बाई इलेक्शन के नतीजों से शिवसेना के नेता काफी खुश हैं। दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट शिवसेना ने जीत ली है और ऐसा पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र के बाहर किसी दूसरे राज्य में शिवसेना ने लोकसभा सीट जीती हो। यह सीट निर्दलीय सांसद मोहन देलकर के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर शिवसेना ने मोहन देलकर की वाइफ कलाबेन देलकर को टिकट दिया। कलाबेन देलकर ने बीजेपी उम्मीदवार महेश गावित को 51,269 वोटों से हराया। दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट पर जीत से शिवसेना उत्साहित है और आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह नए विकास पर्व की शुरुआत है। उपचुनाव का रिजल्ट तानाशाही और अन्याय के खिलाफ जनता का फैसला है। इसके बाद शिवसेना के दूसरे नेताओं ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर निकली है और इस जीत का असर दिल्ली तक होगा। शिवसेना के लिए एक बहुत हर्षमय आनंददायी विजय, क्योंकि शिवसेना के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र के बाहर कोई चुनाव शिवसेना लड़ी और जीती, वो ये लोकसभा चुनाव है। और ये तो ऐतिहासिक विजय शिवसेना के लिए, देश के लिए एक अलग पर्व शुरू करेगा और देश भी इंतजार करेगा उद्धव ठाकरे साहब का और शिवसेना का। ये शिवसेना के लिए बहुत बहुत बड़ी विजय है और 55 साल के बाद इतनी बड़ी विजय आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में प्राप्त किए, उनका अभिनंदन करते हैं। आपने देखा जहां जहां विरोधी दल जीते वहां नेता कहने लगे ये मोदी की हार है। जहां बीजेपी जीती वहां मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मोदी की नीतियों की वजह से जीते। हालांकि दोनों जानते हैं इन चुनावों का मोदी की लोकप्रियता से या केंद्र सरकार की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता यह कहते सुनाई दिए कि बीजेपी को महंगाई मार गई, पेट्रोल के बढ़ते दाम घातक साबित हुए। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी ऐसी बात कह दी। पर सवाल यह, क्या महंगाई हिमाचल में है और मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या पेट्रोल के बढ़ते दामों का असर बंगाल में है और असम में बिल्कुल नहीं है? इसलिए इस तरह की बातें बेमानी है। ये चुनाव लोकल इश्यूज पर लोकल लीडर्स ने लड़े। जहां जिस मुख्यमंत्री ने ज्यादा मेहनत की उसने अपने उम्मीदवारों को जिता दिया। इन चुनावों का न मोदी से कोई लेना देना है न महंगाई से। आज बाई इलेक्शन के जो नतीजे आए उसका असर मुख्यमंत्रियों के चुनाव जीतने की क्षमता पर जरूर दिखाई देगा। इसलिए बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा मजबूत होंगे। विरोधी दलों में ममता बनर्जी और अशोक गहलोत का कद अब और बड़ा हो जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार बच जाएगी। इससे ज्यादा इन चुनावों को किसी और मतलब से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि शिवसेना भले ही खुश है कि उसे महाराष्ट्र के बाहर पहली बार किसी लोकसभा सीट पर जीत मिली है, इसलिए इसका असर दिल्ली की सियासत पर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना का फिलहाल पूरा फोकस महाराष्ट्र पर होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार में होम मिनिस्टर रहे अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। अनिल देशमुख को कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 12 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आज अदालत ने अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। हालांकि आज कोर्ट में अनिल देशमुख के वकीलों ने कहा इस मामले से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कुछ लेना देना नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिर्फ सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ जांच करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ईडी का कहना है कि अनिल देशमुख के खिलाफ उसने सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर के बाद ही जांच शुरू की। अनिल देशमुख पर मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करोड़ों रुपए की उगाही करने का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने कहा था कि अनिल देशमुख उगाही के काम के लिए मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर
सचिन वाजे की मदद लेते थे। सचिन वाजे अभी जेल में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को भी गिरफ्तार किया है। संजीव पलांडे अनिल देशमुख के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जबकि कुंदन शिंदे पर्सनल असिस्टेंट। ईडी का कहना है कि अनिल देशमुख के परिवार का नागपुर में श्री साईं शिक्षण संस्थान के नाम से एक एजुकेशन ट्रस्ट है और इसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। लेकिन अनिल देशमुख इन सब आरोपों को गलत बता रहे हैं। वैसे अनिल देशमुख को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा था, इसलिए पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस जाने से पहले उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। इसमें अनिल देशमुख ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे, तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया, उनको स्टेटमेंट दिया, उनको जो भी पेपर थे पेपर दिया। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए। ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहां पे आया हूं। शिवसेना ने भी अनिल देशमुख का बचाव किया। संजय राउत ने पूछा, अनिल देशमुख को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अनिल देशमुख पर इल्जाम लगाने वाले परमबीर सिंह कहां हैं? संजय राउत अपने सवाल का जवाब भी खुद ही देने लगे। उन्होंने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को केंद्र सरकार ने देश से भगा दिया है। जिसने ये पूरा मामला उठाया था वो तो भाग गए, उनको भगाया गया है। अगर कोई व्यक्ति देश से भाग जाता है तो अपने आप नहीं भागता है। देश की सीमा पार कर कोई विदेश जाता है, विदेश जाता है, तो उसके लिए जरूर केंद्रीय सरकार की उनको मदद मिलती है। उनके मदद के बिना कोई नहीं भाग सकता। तो उनको भगाया है, यहाँ आरोप किया, भाग गया। तो ऐसे भगोड़े व्यक्ति के आरोप के ऊपर आप महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को अरेस्ट करते हैं, इसलिए कि महाविकास आघाड़ी के साथ आपने जो एक खेल शुरू किया है दुश्मनी का, वो आप खत्म नहीं करना चाहते जब तक आपकी सरकार यहाँ नहीं आती। लेकिन आप ये खेल कितना भी आपकी सरकार नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ये पूरा जिस तरह से मामला चल रहा है, मैं उसे राजनीति नहीं करता, ये बदले की भावना से चल रहा हुआ खेल है। अनिल देशमुख एनसीपी के इकलौते नेता नहीं है जो मुसीबतों में घिरे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए भी आने वाले दिन भारी और मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज अजीत पवार के रिश्तेदारों की 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अजीत पवार के इन रिश्तेदारों के ठिकानों पर पिछले महीने रेड डाली गई थी और आज प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार और उनके रिश्तेदारों को यह साबित करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया है कि यह प्रॉपर्टी उनकी है और गैर कानूनी तरीके से नहीं खरीदी गई। 1400 रुपए की जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसमें 600 करोड़ रुपए की जार नदेश्वर शुगर फैक्ट्री, साउथ दिल्ली में 20 करोड़ रुपए का फ्लैट, 250 करोड़ रुपए का गोवा में रिजॉर्ट और महाराष्ट्र में 27 जगहों पर करीब 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज, ये सब शामिल है। इनमें से 600 करोड़ रुपए की जो शुगर फैक्ट्री है उसकी जांच ईडी भी कर रही है, क्योंकि इसमें 750 करोड़ रुपए का घोटाला होने का इल्जाम है। लेकिन एनसीपी का कहना है कि अजीत पवार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। जिस प्रॉपर्टी को अजीत पवार का बताया जा रहा है वो उनकी है ही नहीं। बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के नाम से नहीं है, कोई ना कोई उसका मालिक होगा। आप ये कह दो कि ये संपत्ति इसकी है, ऐसे नहीं चलता। कोई कारोबारी है उसकी संपत्ति है, कोई अजीत पवार के ड्राइवर की संपत्ति नहीं, कोई अजीत पवार के नौकर की संपत्ति नहीं। किसी और की संपत्ति आप अटैच करके उस पर ये अजीत पवार की बेनामी संपत्ति है, ये आरोप लगाना उचित नहीं। हमें लगता है ये बदनाम करने का खेल है और कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है और उसे हर व्यक्ति को न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
भुजबल साहब को लेके भी इसी तरह से हुआ। महाराज सदन को लेके आरोप लगाए गए और कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई भी तरह का करप्शन नहीं हुआ। हमें लगता है डराने का, बदनाम करने का खेल है। हम लोग इस खेल से डरने वाले नहीं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेता भले यह कहकर अनिल देशमुख और अजीत पवार का बचाव करें कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी के नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसा रही है, लेकिन सब जानते हैं कि अदालत में फैसला सबूतों के आधार पर होगा। और ऐसा नहीं कि अनिल देशमुख ने या अजीत पवार ने अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। अनिल देशमुख तो गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। उनका केस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। अगर अनिल देशमुख के दावों में जरा भी दम होता तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी होती। लेकिन एनसीपी और शिवसेना इस कानूनी लड़ाई को अदालत में लड़ने के बजाय सियासी तौर पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केस अनिल देशमुख के खिलाफ करप्शन का हो या अजीत पवार के खिलाफ हो या फिर ड्रग्स के केस हो, हर मामले को सेंटर बनाम स्टेट ये बनाने की कोशिश की जा रही है और इसका असर काफी दूर तक होगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा लगातार खोले हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि आजकल नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी हरीश चौधरी एक साथ उत्तराखंड में गए थे। तीनों नेताओं ने एक साथ केदारनाथ के दर्शन किए, लेकिन इससे पहले सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ बयानबाजी की। सिद्धू ने चन्नी सरकार के चुनावी फैसलों को लॉलीपॉप बताते हुए जनता से अपील की कि वो चुनावी लॉलीपॉप के आधार पर नहीं बल्कि एजेंडे के हिसाब से वोटिंग करें। दरअसल कल ही पंजाब सरकार ने ऐलान किया था कि जिन लोगों ने 7 किलोवाट के लोड तक का कनेक्शन लिया है उनकी बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती होगी। सिद्धू ने कहा कि चुनाव से 2 महीने पहले इस तरह के फैसले लेने इलेक्शन लॉलीपॉप है। सिद्धू ने यह भी पूछा, इस फैसले से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार कहां से करेगी। सिद्धू ने कहा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार का खजाना भरा हुआ है वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे लिए ये धर्म की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के विच मैं हार नहीं सकता, मैनू पता है मेरी हार लिखी नहीं। जे मेरा सब कुछ भी चला गया तां भी गलियां महल्लियां दे विच खड़ के कहूंगा, पंजाब दे लोको ऐतकी वोटां एजेंडे ते पाइयो, लॉलीपॉपां ते ना पाइयो, ना पाइयो। आवाज दो। झूठ बोलदा वो बंदा जिहड़ा कहंदा खजाने भरे हुए हैं, सरासर झूठ। अगर ये सच है तो दे दो ईटीटी टीचरां नूं फिर 50,000 रुपये तनख्वाह दे दो। है थोड़े कोल 50,000 करोड़ रुपया सरप्लस। अब कौन झूठ बोल रहा है? ये किसने कहा था कि पंजाब का खजाना भरा है? ये बात किसी और ने नहीं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने कही थी, जिन्हें सिद्धू ने पब्लिक के सामने झूठा बता दिया। सिद्धू की इस बयानबाजी से चन्नी नाराज हैं और उन्होंने सिद्धू को इसका एहसास भी करवा दिया। चन्नी ने पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस गोयल के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। एपीएस गोयल को सिद्धू की नाराजगी के बाद ही इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन अब वही एडवोकेट जनरल होंगे। हालांकि जब चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष के बीच चल रहे झगड़े को लेकर सवाल उठे तो चन्नी और सिद्धू ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन हरीश रावत ने एक बार फिर दावा किया कि पार्टी में सब ठीक ठाक है और चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। पंजाब में ऑल इज वेल नाउ और हर चीज जो है रास्ते पर स्मूथली चल रही है। जो चैलेंज है उस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूं ये स्थिति बनी रहेगी। और हरीश चौधरी जो हैं इस मामले में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे कुछ शिकायत हैं, उससे बहुत कुछ सीखने, जिस नौजवान से सीखने की ज़रूरत है उनमें से एक है। तो ये स्थिति चुनाव में हमको जीत की तरफ ले जा रही है पंजाब में, और पंजाब में आप देखिएगा कांग्रेस जीतेगी। हरीश रावत कह रहे हैं पंजाब में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मजे की बात है कि लुधियाना से कांग्रेस के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू ने केदारनाथ में चन्नू और सिद्धू की फोटो लगाकर
ट्विटर पर लिखा है कि पंजाब कांग्रेस का ये यूनाइटेड फेस केदारनाथ में क्यों दिख रहा है, ऐसी एकता पंजाब में क्यों नहीं दिखती। पंजाब की राजनीति में आज एक और डेवलपमेंट हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कांग्रेस से ऑफिशियली रिजाइन कर दिया और अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम होगा पंजाब लोक कांग्रेस। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7 पेज की चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किए गए अपने काम गिनवाए और यह बताया कैसे कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बात को अनसुना करके नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। कैप्टन ने लिखा, पंजाब के सभी कांग्रेस एमपीज ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का विरोध किया, लेकिन पार्टी हाईकमान ने सांसदों की नहीं सुनी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू की एकमात्र योग्यता उन्हें यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह को गाली देना है। उनके रिश्ते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा से हैं। कैप्टन ने कहा कि आने वाले वक्त में सोनिया गांधी इस बात को लेकर पछताएंगी कि उन्होंने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया। कैप्टन ने यह भी कहा कि उनकी नई पार्टी का पंजाब लोक कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन से मंजूरी मिलनी बाकी है। पार्टी के इलेक्शन सिंबल का खुलासा बाद में किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।